बात करें भारत के गवर्नर जनरल की, गवर्नर है लॉर्ड चार्ल्स मेडकोफ, जिसका शासनकाल रहेगा 1835 से 1836 तक। इसके समय प्रेस एक्ट 1835 पारित किया गया, जिसमें भारतीय जो प्रेस समाचार पत्र थे या भारतीय प्रेस पर जो नियंत्रण लगाए गए थे उनको समाप्त कर दिया गया प्रेस एक्ट 1835 के द्वारा, और इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे बात करें ओकलैंड प्रथम, जिनका कार्यकाल रहता है 1836 से 1842 तक। इसमें इसके समय प्रथम ब्रिटिश अफगान युद्ध होता है, जिसकी स्टार्टिंग तो होती है 1838 से और समाप्त होता है 1842 में। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेजों को बहुत ज्यादा इसमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। 1839 में ओकलैंड के समय ही कलकत्ता से दिल्ली तक जो शेरशाह सूरी इमारत था उसकी मरम्मत करवाई गई और उसका नाम चेंज किया गया ग्रांड ट्रंक रोड के। और यदि बात करें शेरशाह सूरी इमारत की, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया यानी इसका निर्माण किया गया था उत्तरापथ के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे यदि बात करें भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टर की शिक्षा के लिए विदेशों में जाने की अनुमति भी ब्रिटिश संसद के द्वारा ओकलैंड के समय दी गई थी। ओकलैंड ने ही सरकारी स्कूलों को छात्रवृत्ति प्रदान की थी और प्राथमिक स्कूल थे जो उनमें शिक्षा का माध्यम वहाँ की प्रादेशिक भाषा को लागू किया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिनबरो, जिसका कार्यकाल रहता है 1842 से 1844 तक। इसके समय दास प्रथा को इसके द्वारा समाप्त किया गया 1843 में, लेकिन अधिनियम कौन सा था तो आप लिखोगे 1833 का अधिनियम नंबर 5, जिसके तहत दास प्रथा को समाप्त किया गया था और इसी के समय संघ का विलय भी भारत में कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जिनका कार्यकाल रहता है 1844 से 1848 तक। इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है जो 1845 में शुरू होता है और 1848 में लाहौर की संधि सिखों पर थोप कर इसकी समाप्ति की गई थी और लाहौर इसी युद्ध में ब्रिटिश सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया गया था। ये संधि सिखों पर थोपी गई थी इसमें ब्रिटिश के द्वारा। इसी लॉर्ड हार्डिंग के समय नरबली प्रथा की पर पाबंदी लगाई गई थी और जिसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम था कैंपबेल। सबसे पहले रविवार की छुट्टी की घोषणा भी हार्डिंग के द्वारा की गई और समुद्री वस्तु को कर मुक्त कर दिया गया था, सिर्फ नमक को छोड़कर। नमक को पर जो कर की राशि थी उसको उसने आधा कर दिया था। आगे है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहेगा 1848 से 1856 तक। इसके कार्यकाल के दौरान सबसे पहले इसने हड़प की नीति की शुरुआत की थी, जिसके तहत सबसे पहले हड़पा गया राज्य था सितारा, जो कि 1848 में हड़पा गया था, जबकि झांसी 1854 में हड़पा गया था और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अवध के जो शासक थे वाजिद अली शाह, इसी पर कुशासन का आरोप लगाया था और इसके स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया था जिसका नाम था जेम्स आउटुम। इसके समय ही 1854 में बूट डिस्पेंस लागू हुआ, जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर एक विश्वविद्यालय तक या फिर विद्यालयों तक की उच्च स्तरीय शिक्षा तक लागू था और इसीलिए बूट डिस्पेंस को ही शिक्षा का मैग्ना कोटा कहा जाता है। शिक्षा सुधार से संबंधित था डलहौजी, इसलिए शिक्षा सुधार में डलहौजी का कार्य आता है। 7 मई 1849 में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी जोनाथन बंकन के द्वारा कलकत्ता में, जबकि इससे पहले इसने संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की थी। बैतूल महाविद्यालय को डलहौजी ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और उसको महिला शिक्षा केंद्र का एक प्रमुख केंद्र बना दिया था। इसके बाद इसने भारतीय रेलवे का जनक, डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 1853 में महाराष्ट्र में 34 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई और पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 पारित किया गया, जिसके तहत भारत में डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था सबसे पहले। इसी के समय भारत में पहली बार PWD, जिसे कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की
स्थापना की गई और इसी के समय प्रथम टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी 1853 में और ये बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा तक। सैन्य सुधार इसके समय हुए तो थाने का मुख्यालय इन्होंने कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में इसने स्थापित किया था और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी डलहौजी के काल में बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कराची, मुंबई और कलकत्ता बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया और कोहिनूर हीरा जो कि सिखों से इन्होंने ग्रहण किया था, महारानी विक्टोरिया को भेंट स्वरूप प्रदान किया। सिक्किम में 1850 में सिक्किम को अपने राज्य में मिलाया। डॉक्टरों पर 2 डॉक्टर थे उन पर जो दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर। उसके बाद 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई और इसमें जो भूमि कर से रहित जागीरें थे उनका पता लगाना था और उनको छीनना था। आज का जो टॉपिक रहेगा ब्रिटिश भारत के वायसराय और इसमें है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करें, इसका जो कार्यकाल रहेगा 1856 से 1862 तक और भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होंगे। 1857 का ऐतिहासिक जो विद्रोह होता है ये कैनिंग के समय ही होता है, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। इसी के दमन के पास यानी कि 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात एक कानून आता है जिसे कहते हैं 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसके तहत शासन था जो वो कंपनी से लंदन यानी कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में हस्तांतरित किया गया और इसी अधिनियम के तहत मुगल बादशाह यानी कि मुगल जो सम्राट थे उनके पद को समाप्त किया गया। 1858 में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया और स्वतंत्रता के पश्चात इसी पद को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहा गया और ये अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 148 में। वर्तमान में जो हमारे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं वो हैं के संजय मूर्ति। 1858 में मेघालय द्वारा दंड संहिता कानून लागू किया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया जो कि न्यायिक सुधारों से संबंधित था और इसमें के तहत ही मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी कैनिंग के समय ही आता है और ये अधिनियम का श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इसी अधिनियम के तहत पहली विधवा के साथ शादी जो की थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी कैनिंग के समय की गई 1857 में। उसके बाद आता है लॉर्ड एलिगन, जिसका कार्यकाल रहता है 1862 से 63 में। इसके ने वहाबी आंदोलन जो कि मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था उसका दमन किया और 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। आगे है लॉर्ड लॉरेंस, जिसका कार्यकाल रहता है 1864 से 1869 और 1857 की क्रांति के समय ये पंजाब का सूबेदार था और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इसे भारत में ब्रिटिश शासक का रक्षक भी कहा जाता है। यूरोप एवं भारत के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी इसी के समय शुरू हुई 1865 में। भारतीय वन विभाग की स्थापना लॉर्ड लॉरेंस के समय हुई। उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड व राजपूताना में 1868-69 में अकाल पड़ा, जिसके लिए इन्होंने चैम्बेल हेनरी के नेतृत्व में अकाल योग का गठन किया गया। उसके बाद है लॉर्ड मियो, जिसका कार्यकाल रहता है 1869 से 1872 और वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति इसी के द्वारा शुरू की गई। लॉर्ड मियो ने आयकर को जो आयकर था उसको 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया था। इसने कृषि विभाग तथा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की 1872 में। बाद में पहली बार जनगणना 1873 में मियो के काल में होती है, लेकिन ये जो जनगणना थी ये अनियमित जनगणना थी। 10 के आधार पर जो वर्तमान में जनगणना होती है वो नहीं थी। उसके बाद है मियो कॉलेज की स्थापना अजमेर में मियो के द्वारा की गई। जो राजपूत
या फिर कह सकते हैं भारतीय जो शासक थे, उनके पुत्रों को शिक्षा देने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई थी। 1872 में अंडमान में अफगान कैदी के द्वारा चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई और कह सकते हैं कि एकमात्र वायसराय जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई वो थे लॉर्ड मियो। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक जिसका कार्यकाल रहता है 1872 से 1876। 1875 में इसी के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे और बंगाल में बहने का काल पड़ता है नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। बड़ौदा के महला राव गायकवाड़ को इसने पदच्युत करके मद्रास में भेज दिया था और सुएज नहर के खुलने पर इसी के समय सुएज नहर खुली थी जिसके खुलने से भारत और यूरोप के मध्य है व्यापार में वृद्धि हुई। पर इसी के समय पंजाब का कुका आंदोलन होता है, काफी प्रसिद्ध आंदोलन है पंजाब का। उसके बाद 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना नॉर्थब्रुक के द्वारा ही अलीगढ़ में की गई थी।